हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैम प्रियंका गोस्वामी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो हमें जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है हमारी क्लास में क्या चल रहा है। मैम आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहे हो। हम क्या कवर कर रहे हैं मैम? हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं। अब इसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं मैम? शॉर्ट में आप इसको जीओसी बोल सकते हो। तो हमारा जीओसी कवर हो रहा है और जीओसी में हम कितने कितने टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मैम? बहुत सारे टॉपिक्स आप ऑलरेडी कर चुके हो। जैसे हमारे पास टेम्पररी इफेक्ट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जितने भी परमानेंट इफेक्ट थे जैसे कि इंडक्टिव हो गया, रेजोनेंस हो गया, मीजोमेरिक हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, सभी प्रकार के परमानेंट इफेक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। परमानेंट इफेक्ट्स में बेसिकली क्या हमारे पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, उसके अलावा हमने टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर लिया है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा अगर अभी तक आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो जाकर प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, क्योंकि वो लेक्चर देखना आपके लिए सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर देखो, उसके बाद ही आपको आगे के लेक्चर समझ आएंगे। तो बेटा आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज मैम आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आई हैं और जो आज हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा समझो लॉन्ग में यहाँ से एक सवाल आना ही आना है। मैं आपको पीवाईक्यू भी जब दिखाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि देखो बेटा मैंने बोला था यहाँ से सवाल आएगा और यहाँ से सवाल आया है। तो देखो सबसे पहले तो आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना एक काम, दैट इज बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम। सबसे पहले हम कवर करेंगे बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम्स। बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम्स जो है ना वो हमें कवर करने हैं। अब देखो बात तो ये रही कि भाई हमारे पास बेंजेनॉइड सिस्टम क्या होता है या हमारे पास में नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम क्या होता है। तो समझिएगा बात मेरी, अगर कोई बेटा एरोमेटिक कंपाउंड है, अब बच्चों को ये भी दिक्कत होगी कि मैम एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या, एरोमेटिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जैसे ही हमारा फिनिश होगा हम लोग एरोमेटिसिटी पे मूव ऑन करने वाले हैं, है ना। तब तक के लिए ऐसा समझो, अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें एक रिंग ले रखा है, वो यानी कोई भी बेंजीन रिंग वहां पर इन्वॉल्व है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड विच इन्वॉल्व्स अ बेंजीन रिंग, तो उसको क्या बोलेंगे मैम? उसको हम बोलेंगे बेंजेनॉइड सिस्टम। क्या सा सिस्टम बोलेंगे मैम? हम उसको बेंजेनॉइड सिस्टम बोलेंगे। और अगर हमारे पास में कोई सिस्टम है जिसमें बेसिकली कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, हालांकि वो एरोमेटिक है लेकिन उसमें बेंजीन रिंग हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इस सिस्टम को हम बोलेंगे मैम नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम। तो ऐसे दो सिस्टम हमें मिले, एरोमेटिक के साथ साथ अगर वहां पे बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है तो दैट इज बेंजेनॉइड सिस्टम। बट अगर बेंजीन वहां पर नहीं है तो क्या हो जाएगा मैम? फिर तो वो हो जाएगा नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम। इन्हीं सिस्टम्स को हमें कवर करना है। तो लेट अस सपोज पहले अगर मैं बेंजेनॉइड सिस्टम की डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगी बेंजेनॉइड सिस्टम की डेफिनेशन? मैम बेंजेनॉइड सिस्टम में एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, यानी हम क्या लिख सकते हैं? देयर इज अ न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड, लिखिएगा जरा, देयर इज अ न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड, देयर इज अ न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड, देयर इज अ न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड in which any aromatic ring या any aromatic compound in which any aromatic compound contains a benzene ring are called बेंजेनॉइड सिस्टम्स। क्या बोलते हैं ऐसे सिस्टम्स को मैम? ऐसे सिस्टम्स को हम बेंजेनॉइड सिस्टम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम? ऐसे सिस्टम्स को ना हम बेंजेनॉइड सिस्टम्स बोलते हैं। समझ आया? अगर कोई हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें एरोमेटिक रिंग के पास में बेंजीन रिंग भी है तो इनको क्या बोलेंगे मैम? इनको हम बेंजेनॉइड्स बोलेंगे। जबकि कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास बेंजीन रिंग नहीं है, यहां पर लिखो वेयर एस मेरे साथ पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं डेली वेयर एस की स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। वेयर एस द कंपाउंड
विच इज एरोमेटिक, विच इज एरोमेटिक, जो एरोमेटिक है, विच इज एरोमेटिक बट डज नॉट कंटेन, but does not contain any benzene ring, but कोई भी बेंजीन रिंग को कंटेन नहीं करता है, उनको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम्स। क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा मैम नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम्स, आर कॉल्ड नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम्स। अब ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और उसके पास में अगर बेंजीन रिंग है तब वो क्या हो जाएगा, तब मैम वो बेंजेनॉइड सिस्टम हो जाएगा। एंड अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है उस पे बेंजीन रिंग नहीं है हमारे पास में, तब क्या हो जाएगा मैम, तब वो हो जाएगा नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम। क्या हो जाएगा मैम, तब वो हो जाने वाला है नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम्स। अब यहीं पर एक और हेडिंग डालते हैं, अरीन्स। अरीन्स क्या होती हैं, व्हाट आर द अरीन्स? क्या कोई बच्चा बता सकता है अरीन्स क्या होती है? क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट आर द अरीन्स? अरीन्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज अरीन्स? देखो भाई, अरीन्स मिक्स्ड एरोमेटिक एलिफैटिक कंपाउंड्स होती हैं। सबसे पहले तो मैं यही पॉइंट लिख देती हूँ कि अरीन्स आर मिक्स्ड एरोमेटिक एलिफैटिक कंपाउंड। मिक्स्ड एरोमेटिक एलिफैटिक कंपाउंड, जो हमारे पास अरीन्स होती है वो क्या होती हैं मैम, ये जितनी भी अरीन्स होती हैं वो मिक्स्ड एरोमेटिक एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास अल्काइल ग्रुप है या एल्केनाइल है या अल्काइनाइल है और बेंजीन रिंग के साथ में अटैच है, लिख लीजिए एन अल्काइल, अराइल और एल्केनाइल ग्रुप्स are attached with any benzene ring, with any benzene ring। क्या हो रहा है मैम, अगर हमारे पास में कोई अल्काइल हो गया, अराइल हो गया, एल्केनाइल हो गया, ये बेंजीन रिंग के साथ में अटैच हैं, विच कंस्टिट्यूएंट्स एन अरीन, तो इन अरीन को लिख लो, विच कंस्टिट्यूएंट्स एन अरीन, जिनसे क्या बनता है मैम, जिनसे अरीन का फॉर्मेशन होता है, विच कंस्टिट्यूएंट्स एन अरीन are classified as follows। उनको डिफरेंट टर्म्स में या डिफरेंट पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं मैम, डिफरेंट पार्ट्स में अपने अरीन्स को क्लासिफाई करा जा सकता है। अब सबसे पहले समझो अरीन्स क्या होता है मैम, अरीन्स मिक्स्ड एरोमेटिक एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या होता है मैम, इसमें हमारी बेंजीन रिंग के साथ में कोई अल्काइल, अराइल, अरेनाइल, ये सारे ग्रुप्स हमारे पास अटैच होते हैं। अब ये जो अरीन्स होते हैं हम इनको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं इनको अल्काइल बेंजीन में, अल्काइल बेंजीन का मतलब क्या होता है मैम, अल्काइल बेंजीन का मतलब होता है अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ये देखो मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, इसको क्या बोलेंगे मैम, ये अल्काइल बेंजीन हो गया। या फिर अगर हमारे पास बेंजीन ग्रुप है ये वाला, बेंजीन ग्रुप से, और बेंजीन ग्रुप से इस बार हमारे पास CH2CH3 इथाइल ग्रुप जुड़ गया, इसको क्या बोलेंगे मैम, ये भी अल्काइल बेंजीन हो गया। अच्छा ध्यान से समझना, अगर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कभी भी तुम्हारे पास CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका नाम होता है टॉलुइन। क्या नाम हो जाएगा मैम, इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन। ठीक है जी, याद रखना, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कभी भी CH3 ग्रुप जुड़ा हो जाएगा तो टॉलुइन नाम हो जाएगा। अगर हमारे पास CH2CH3 जुड़ा होगा उसका नाम क्या हो जाएगा मैम, सीधी सी बात है, इथाइल ग्रुप है ना ये, इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। क्या नाम हो गया इसका मैम, इसका नाम हो गया इथाइल बेंजीन। इसके अलावा और कौन सा ग्रुप हो जाएगा मैम, देखिए ना यहाँ पर कार्बन लगा दीजिए, इस कार्बन से हमने बेसिकली
तीन मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, रीड डन। तो ये हमारे पास क्या हो गया मैम, देखो वहां पे एल्काइल ही तो हमने अटैच किया है, एल्काइल बेंजीन हो गई, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। इसका नाम क्या होगा मैम, इसका नाम होगा टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। बता दो इतनी चीजें क्लियर है क्या, बताइए क्या इतनी चीजें क्लियर है। हमारे पास अल्काइल बेंजीन क्या होती है मैम, अल्काइल बेंजीन में किसी भी बेंजीन रिंग में हम कोई अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बेंजीन में हम किसी भी अल्काइल ग्रुप को क्या करेंगे मैम, अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया मैम, बेंजीन था, बेंजीन में आपने मिथाइल ग्रुप डाला तो क्या बन गया मैम, हमारे पास में वो टॉलुएन बन गया। अगर आपने यहाँ पर CH2CH3 ग्रुप ऐड कर दिया तो क्या बन गया, इथाइल बेंजीन बन गया। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल लगा दिया तो क्या बन गया मैम, ये टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन बन गया। तो ये कौन सा हमारे पास हो गया मैम, ये हमारे पास हो गया केस अल्काइल बेंजीन का। ठीक, ये क्या कौन सा केस हो गया, अल्काइल बेंजीन। सिमिलरली हमारे पास एक और केस बनता है, सिमिलरली एक और केस बनता है एल्केनाइल बेंजीन का। जो नेक्स्ट केस बनेगा वो बनेगा एल्केनाइल बेंजीन का। अब ध्यान से समझिएगा, एल्केनाइल बेंजीन का क्या मतलब होता है, एल्केनाइल बेंजीन मतलब क्या, मतलब अगर तो बेंजीन रिंग हमारे पास है और उस बेंजीन रिंग में हम कोई एल्केनाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, लेट अस सपोज कोई बेंजीन रिंग है और बेंजीन ग्रुप रिंग में हमने क्या किया, एल्केनाइल ग्रुप को जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा मैम, हमारा सिस्टम जो होगा वो एल्केनाइल बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मैम, सिस्टम हमारे पास हो जाएगा एल्केनाइल बेंजीन। जैसे कि एल्कीन, जैसे कि कोई भी एल्कीन जोड़ दो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी अल्कीन जोड़ देती हूँ बेंजीन रिंग में, ये है बेंजीन रिंग, यहाँ पर लेट अस सपोज CH डबल बॉन्ड CH2। डन, हमने क्या किया, ये हमारी बेंजीन रिंग थी जहां पर हमने CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ दिया, क्या बन गई, रिंग बन गई। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, याद रखना इसका नाम होता है स्टायरीन। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है स्टायरीन। याद रखना, बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग के डायरेक्टली अटैच तुमने ऑर्थो पोजीशन पर एक एल्कीन जोड़ दिया CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन जाएगा मैम, जो रिंग बेसिकली या जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा दैट विल बी स्टायरीन। तो किसका फॉर्मेशन हो गया मैम, हमारे पास में स्टायरीन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा हम एक और कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हमने किया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस एल्कीन को जोड़ दिया, ये क्या बन जाएगा मैम, ये भी एक तरीके की एल्कीनाइल बेंजीन बन जाएगी। देखिए बेंजीन रिंग से बस हमने एक एल्कीन को ही तो जोड़ा है, सेम CH डबल बॉन्ड CH2 था, उसी CH डबल बॉन्ड CH2 को जोड़ा, बस फर्क क्या कर दिया मैम, एक कार्बन यहाँ एक्स्ट्रा कर दिया। सब कुछ बेटा सेम टू सेम है, यहाँ पर भी एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2 थी, यहाँ पर भी एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2 ही है, केवल इस CH2 एक्स्ट्रा का फर्क है बस। तो ये वाला जब हमने सिर्फ CH डबल बॉन्ड CH2 लगाया था तो इसका नाम क्या था, इसका नाम आपके पास में स्टायरीन था। तो फिर दूसरे वाले का नाम क्या हो जाने वाला है मैम, ऑब्वियसली फिनाइल प्रोपीन। क्या नाम हो जाने वाला है मैम, देखिए 1 2 3 तीन कार्बन मतलब प्रोपीन, यानी फिनाइल के साथ जुड़े, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल प्रोपीन। अब पोजीशन मैं नहीं लगा रही हूँ बेटा, पोजीशन मैं नहीं लगा रही हूँ, पोजीशन आप लोग खुद लगा ले। तो ये क्या बन गया मैम, ये हमारे पास बन गया फिनाइल प्रोपीन। तो ये क्या बन गया मैम, ये बन गया हमारे पास एल्केनाइल बेंजीन। क्या सिस्टम्स थे मैम, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम्स थे। तो देखो हमने आज की क्लास की शुरुआत में जो एक टॉपिक पढ़ा है उसको क्या बोलेंगे मैम, सबसे पहले हमने दो सिस्टम्स पढ़े, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम्स। बेंजेनॉइड सिस्टम क्या था, बेंजेनॉइड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी एरोमेटिक रिंग एक बेंजीन रिंग को कैरी करती है, उसको क्या बोलते हैं, बेंजेनॉइड सिस्टम। ठीक है जी। उसके अलावा नॉन बेंजेनॉइड क्या होता है मैम, कोई भी एरोमेटिक रिंग, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि एक बेंजीन रिंग को कैरी नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे मैम, नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम बोलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि अरीन्स क्या होती हैं, तो अरीन्स भाई क्या होते हैं मैम, अरीन्स मिक्स्ड एरोमेटिक एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं। जिसके अलावा आप बेंजीन रिंग या फिर फिनाइल रिंग के साथ में कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, एल्केनाइल ग्रुप जोड़ दो, या कोई सा भी ऐसा हम ग्रुप जोड़ देंगे जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है, तो क्या बनते हैं मैम, अरीन बनते हैं। अरीन दो टर्म्स में हमने क्लासिफाई कर लिए। पहला तो टर्म था अल्काइल बेंजीन, जिसमें बेंजीन से डायरेक्टली कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप हमने जोड़ा था, जैसे टॉलुएन, इथाइल बेंजीन, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन बना। फिर हमने बेंजीन से क्या जोड़ा मैम, फिर आपने बेंजीन से एल्केनाइल ग्रुप जोड़ा। अब जैसे ही हमने बेंजीन से एल्केनाइल ग्रुप जोड़ा, हमारे पास एल्केनाइल बेंजीन बन गई। अब ये एल्केनाइल बेंजीन में क्या था मैम, एल्केनाइल बेंजीन में पहला ऑप्शन स्टायरीन था, पहला कंपाउंड। स्टायरीन के अलावा फिनाइल प्रोपीन हमारे पास था। समझ आया, तो ये थे बेंजेनॉइड नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम, और हमने अरीन्स को भी कवर कर लिया। डन, आगे बढ़े।
ओके तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि बिहार राज्य के लिए हमने क्या करा है, मैम बिहार राज्य के लिए एक नया बैच स्टार्ट करा है। कौन सा नया बैच है वो, मैम आरंभ बैच। हमने बिहार राज्य के फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड बैच है ये, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर के सभी बच्चों के लिए जिन्होंने केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया है। अगर तो आपने केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट लिया है तो बेटा मेरे थ्रू आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा, जहां पर मैं हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट सब कुछ कवर करूंगी एकदम डिटेल में। अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है बेटा तो आप अभी इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। वैसे इस कोर्स का जो प्राइस है वो 2999 है, लेकिन क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है तो ऑफर में 2 बस हटा दो, 999 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको मेरा तो पूरा सेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें मैं कंप्लीट केमिस्ट्री की आपके साथ में चर्चा करूंगी, एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल रहे हैं माइनर कोर्सेज। अगर आपने एज अ माइनर कोर्स बॉटनी लिया है, अगर आपने एज अ माइनर कोर्स जूलॉजी लिया है, या फिर अगर आपने फिजिक्स लिया है, तो ये भी आपको मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब मेजर केमिस्ट्री के साथ साथ माइनर भी आपको सिर्फ 999 रुपए में मिल रहा है। और इतनी तो शायद आप एक महीने की ट्यूशन की फीस देते होगे, अगर आप अपने घर के आसपास किसी से भी पढ़ रहे होगे तो। यहाँ पर आपको कोर्स मिलने वाला है, और इस कोर्स की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक कि आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते। 7 महीनों तक आपकी इस कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। तो भाई सोचो, एक महीने की 999 फीस और 7 महीने की 999 फीस में कितना ज्यादा डिफरेंस है। खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो अब आप लोग कि एक महीने का कितना चार्ज पड़ा। बहुत ही मिनिमल प्राइस पे, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे, सब सपोज ना के बराबर के प्राइस पे आपको ये कोर्स दिया जा रहा है। जितना हो सके आप इस कोर्स को शेयर करिए, जितना हो सके आप इसको परचेज करिए अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है मेरे से तो, जहां पर आपको एज अ माइनर सब्जेक्ट में ये सब चीजें अवेलेबल करवा दी जाएंगी। वैलिडिटी भी काफी लंबे टाइम तक रहने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है, यहाँ मेंशन नहीं है बट मैं मेंशन कर देती हूँ, आपको यहाँ मिलेगी प्लस मेंटोरशिप। अगर आप मेरा कोर्स परचेज करते हो तो मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। अगर आप सुमित सर का कोर्स या प्रवीण सर का कोर्स परचेज करते हो तो उनकी भी पर्सनल मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और ये जो पर्सनल मेंटोरशिप होती है ना बेटा, वो हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर आपको कोई कोई प्रॉपरली गाइड करने वाला होता है। सिर्फ बीएससी तक नहीं, आप आगे की गाइडेंस भी बहुत आराम से ले सकते हो। जस्ट लाइक आप लोग हमारे साथ में ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक आप हमारे साथ में जूम मीटिंग पे कनेक्ट कर सकते हो। तो कोई सा भी आप कोर्स परचेज करोगे जिस भी फैकल्टी का, उसकी आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए या आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 7268073598। आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आप यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। तो इस बैच को जितना से ज्यादा हो सके शेयर करिए एंड परचेज करिए। ओके जी, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। और अभी मैं जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो अभी मैं जो करवाने जा रही हूँ वही है। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक आपका अब शुरू होने जा रहा है एरोमेटिसिटी। तो जो हमारा आज टॉपिक शुरू होने जा रहा है बेटा, दैट इज योर एरोमेटिसिटी। अब मैम ये तो बताइए एरोमेटिसिटी मतलब होता क्या है, हम कैसे बताएं कि एरोमेटिक क्या होगा, बेसिकली कैसे निकालेंगे एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी बेटा एक टर्म होता है जो किसी भी कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है तो ऐसा समझो कि वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एरोमेटिसिटी, हम लिख सकते हैं एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी provides extra stability. Aromaticity provides extra stability to any compound. एरोमेटिसिटी क्या करती है मैम, एरोमेटिसिटी किसी भी कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर हम कैटेगरी वाइज चेक करें तो बेटा हमारे पास 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी बेटा, 3 कैटेगरी होती है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। जब जब आप ये पढ़ेंगे आप 3 कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी मैम, एक तो कैटेगरी आप देखेंगे एरोमेटिक, एक देखेंगे एंटी एरोमेटिक एंड एक देखेंगे नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ लिखो
We have three important categories. We have three important categories. That is, कौन कौन सी कैटेगरी है भाई, लिख लो जरा मैम। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके बाद कौन आ जाता है मैम, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर कौन आ जाता है मैम, फिर हमारे पास आ जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बेसिक कैटेगरीज है मैम, बेसिकली आपके पास तीन कैटेगरीज होती हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये जो मैंने कैटेगरीज के बारे में आपको बताया बेटा, हर कैटेगरी की कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। अब मान लो आपका मॉलिक्यूल वो सारी कंडीशंस अगर फॉलो कर रहा है, तब क्या होगा अगर तो आपका मॉलिक्यूल वो सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तब वो हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अगर मान लो आपका कंपाउंड वो सारी कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पा रहा, तब वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। यानी ये सारी कैटेगरीज को फॉलो अप करने के लिए कुछ कुछ हमारे पास कंडीशंस होंगी। अगर तो वो सारी कंडीशंस फॉलो हैं तो ये कंपाउंड्स होंगे ये सारे, अदरवाइज ये कंपाउंड्स हमारे पास में नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास कुछ कुछ कैटेगरीज होती हैं। अब कैटेगरीज हम देखेंगे तो देखो क्या होती हैं, हम लिख सकते हैं कंडीशंस, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंडीशंस। और ये जो मैं कंडीशंस लिखवा रही हूँ, सबसे पहले मैं लिखवा रही हूँ अप टू 6 मेंबर्ड की रिंग तक के लिए, यानी जो रिंग 6 मेंबर तक की है, जिनकी जो बेसिकली 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 से लेकर 6 मेंबर तक की रिंग्स है, उन सब की स्टेबिलिटी क्या रहने वाली है, उनकी स्टेबिलिटी बेसिकली कंडीशंस क्या रहने वाली है, वो कंडीशंस हम पहले लिखेंगे। तो लिखिए कंडीशंस अप टू 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ कार्बन, अप टू 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ कार्बन। ये कब तक की कंडीशन है मैम, ये कंडीशन है जब तक 6 मेंबर्ड के रिंग हमारे पास है। तो कंडीशन हम बहुत सारी चीजों की देखेंगे, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई एरोमेटिक की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि एरोमेटिक की क्या क्या कंडीशन है। एरोमेटिक के बाद हम देखेंगे कि नॉन एरोमेटिक की क्या क्या कंडीशन है, और नॉन एरोमेटिक के बाद देखेंगे कि हम एंटी एरोमेटिक की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। इन सभी कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इन सब की क्या क्या कंडीशंस होंगी, कैसे ये बेसिकली काम करेगा। तो समझो मेरी बात, सबसे पहली कंडीशन तो बेटा आपके पास में ये हो जाएगी कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। हमारे पास एरोमेटिक, सबसे पहले हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, जो कंपाउंड होगा वो कैसा होना चाहिए मैम, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कैसा होना चाहिए, ये चीज यहाँ पर नोट डाउन कर लो, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। अगर तुम्हारा कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक का मतलब होना चाहिए कि जैसे कि कोई रिंग का फॉर्मेशन, जैसे 3 मेंबर्ड की रिंग बन गई, 4 मेंबर्ड की रिंग बन गई, एक साइकिल बननी चाहिए। अगर साइकिल नहीं बन रही है, अगर रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अगर वो एसाइक्लिक है, तो बेटा कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता। एरोमेटिक होने के लिए सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, आपका कंपाउंड साइक्लिक रहना चाहिए। कंपाउंड साइक्लिक है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो पहली कंडीशन की कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरी कंडीशन होती है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। अच्छा, प्लेनर का क्या मतलब होता है मैम, प्लेनर का मतलब होता है कि जो आपका कार्बन एटम होगा, जो आपका कार्बन एटम होगा वो कैसा रहना चाहिए, या तो sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज रहना चाहिए। याद करो, मैंने sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊं बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो हमारे पास प्लेनर का मतलब क्या होना चाहिए, देखो sp2 मर्सिडीज वाले सिंबल वाला हमने जो पढ़ा था ना, ज्योमेट्री क्या होती थी, ट्राइगोनल। प्लेनर यानी ये कैसी ज्योमेट्री है मैम, प्लेनर है। तो एटम आपका कैसा होना चाहिए मैम, कार्बन एटम जो होगा उस साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का, वो या तो sp होना चाहिए या तो sp2, क्योंकि अगर sp या फिर sp2 है
तभी वो एरोमेटिक रह पाएगा, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। तो कैसा होना चाहिए मैम, सिस्टम हमारे पास sp प्लेनर होना चाहिए, दैट मींस sp या फिर sp2 होना चाहिए। उसके बाद में कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। कैसा होना चाहिए मैम, सिस्टम हमारे पास में कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। देखो कॉन्जुगेटेड में मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, है ना, इसीलिए मैं जितनी भी बेसिक बेसिक चीजें हैं सब ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, और तभी मैंने बोला था कि जो अभी पढ़ा रही हूँ वो ध्यान से समझ लो, क्योंकि आगे यूज होने वाला है। पूरा कॉन्जुगेशन यहाँ यूज हो रहा है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ यूज हो रहा है। सिस्टम कैसा होना चाहिए मैम, सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है, एरोमेटिक नहीं होगा। अगर सिस्टम प्लेनर नहीं है, एरोमेटिक नहीं होगा। अगर सिस्टम साइक्लिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं होगा। तो आपका सिस्टम साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड सब होना चाहिए। उसके अलावा चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिस्टम मस्ट फॉलो, सिस्टम मस्ट फॉलो, क्या फॉलो करने वाला होना चाहिए, हकल्स रूल। सिस्टम क्या फॉलो करने वाला होना चाहिए मैम, जो सिस्टम है हमारा वो हकल्स रूल फॉलो करने वाला होना चाहिए। अच्छा, हकल्स रूल का मतलब क्या होता है बेटा, हकल्स रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल। हकल रूल क्या होता है मैम, जो हकल रूल होता है वो हमारा होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल। यहाँ पर n क्या होते हैं मैम, n आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि n आप यहाँ पर 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होने चाहिए। जैसे अगर आप इसकी वैल्यू 0 रख दोगे तो किसके बराबर हो जाएंगे मैम, तो हमारे पास ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएंगे। अगर आप 1 रख दोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएंगे। अगर आप 2 रख दोगे तो मैम 10 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएंगे। तो अगर किसी भी सिस्टम में आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, या फिर आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, या फिर 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, तो हम उन सभी की जगह पर किसका यूज, सभी क्या फॉलो करेंगे मैम, वो सभी हकल्स रूल को फॉलो कर रहे होंगे। और अगर आपका कोई भी सिस्टम हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक सिस्टम होता है। तो किसी भी सिस्टम के एरोमेटिक होने के लिए सारी कंडीशंस फुलफिल होनी ही होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज को मैं थोड़ा लिख भी देती हूँ। फॉर अ कंपाउंड टू बी एन एरोमेटिक कंपाउंड, फॉर अ कंपाउंड to be an aromatic compound, it must fulfill all the required conditions, all the required conditions। कैसा होना चाहिए मैम, सारी कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। अगर कोई भी कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होने वाला है तो क्या करना चाहिए मैम, अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहता है तो उसको एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या क्या कंडीशन, आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, आपका कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, आपका कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और दूसरी चीज आपका कंपाउंड हकल्स रूल को जरूर फॉलो करने वाला होना चाहिए। तभी कंपाउंड कैसा होगा मैम, तभी हमारा कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। डन। अगर हम नॉन एरोमेटिक की बात करें तो नॉन एरोमेटिक की बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है बेटा, कार्बन एटम मस्ट बी नॉन प्लेनर। कार्बन एटम कैसा होना चाहिए मैम, नॉन प्लेनर होना चाहिए। नॉन प्लेनर का मतलब क्या होता है, दैट इज sp3। समझ लेना बात को ध्यान से कि अगर कोई सिस्टम हमारे पास में नॉन एरोमेटिक होना चाहता है तो उसको नॉन एरोमेटिक होने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी मैम, उसका जो कार्बन एटम है वो नॉन प्लेनर होना चाहिए। और वो नॉन प्लेनर कब होगा मैम, वो नॉन प्लेनर तब होगा जब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। कब होगा नॉन प्लेनर मैम, वो नॉन प्लेनर तब होगा जब वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। समझो बात को ध्यान से, बाकी सारी कंडीशन सेम रहने वाली हैं। ये साइक्लिक भी रहेगा, लिख देती हूं मैं, ये साइक्लिक भी रहेगा, ये आपका प्लेनर नहीं रहेगा, साइक्लिक के अलावा ये आपका नॉन प्लेनर रहेगा। साइक्लिक तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में क्या रहेगा मैम, नॉन प्लेनर रहेगा। तो अगर कोई भी कंपाउंड आपको ऐसा दिखे जो साइक्लिक हो, साइक्लिक के अलावा जो नॉन प्लेनर हो, तब वो कैसा हो जाएगा मैम, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक भी है और नॉन प्लेनर भी है तब वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाने वाला है। कैसा हो जाने वाला है मैम, सीधे सीधे आप बोल दो, नॉन एरोमेटिक हो जाने वाला है।
ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट सेक्शन बचा है अपना एंटी एरोमेटिक का। भाई हम एंटी एरोमेटिक किसी भी सिस्टम को कब माने, कब कोई भी सिस्टम हमारे पास में एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, मैम ये बता दीजिए आप हमें, तो समझिए बेटा। एंटी एरोमेटिक के लिए कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, एंटी एरोमेटिक के लिए भी कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड कैसा होना चाहिए मैम, कंपाउंड हमारे पास में साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, यहाँ एंटी के लिए भी कंपाउंड प्लेनर चाहिए, तो लिखो कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड मस्ट बी व्हाट मैम, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। तो पहली चीज तो कंपाउंड कैसा होना चाहिए मैम, कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। दूसरी चीज कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन यहां भी पाया जाता है, यानी कंपाउंड मस्ट बी व्हाट मैम, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। कंपाउंड कैसा होना चाहिए अपना, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, यानी कॉन्जुगेशन सिस्टम में प्रेजेंट होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड रहना ही रहना चाहिए। दूसरी चीज क्या, कंपाउंड मस्ट फॉलो, ये आया हमारे पास कंपाउंड या सिस्टम, कंपाउंड ही लिखा है तो वही लिख देती हूँ, कंपाउंड मस्ट फॉलो बता दो भाई यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, वहां पर तो हमने हकल्स रूल फॉलो कर दिया, यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा, याद रखना यहाँ पर जो रूल फॉलो होगा दैट इज 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड कौन सा रूल फॉलो करेगा मैम, जो आपका कंपाउंड है वो यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। जैसे कि n की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो मैम 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, 3 रखेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे हैं तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा मैम, अगर इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास गिवन है तो हमारा कंपाउंड कैसा हो जाने वाला है, हमारा कंपाउंड हो जाने वाला है एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाने वाला है मैम, कंपाउंड हो जाने वाला है एंटी एरोमेटिक। अब वापस समझो, हमारे पास मैम कंपाउंड्स की 3 कैटेगरीज बांटी गई है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज, पहली कैटेगरी है हमारे पास में एरोमेटिक, दूसरी नॉन एरोमेटिक, तीसरी है एंटी एरोमेटिक। सभी के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर तो वो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तब तो वो कंपाउंड हमारे पास ये इन तीनों कैटेगरीज का में से कोई एक होगा, लेकिन अगर वो इनको फॉलो नहीं कर रहा है तब वो नहीं होगा। जैसे कि मैम एरोमेटिक की कंडीशन है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड में रिंग प्लेनर होनी चाहिए यानी sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज, कॉन्जुगेशन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए और हमारे पास हकल्स रूल फॉलो करने वाला होना चाहिए। हकल्स मतलब क्या, जैसे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और हकल्स रूल पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, हकल्स रूल पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, मैं वो करवा दूंगी। उसके अलावा अगर नॉन एरोमेटिक चाहिए तो कार्बन कैसा होना चाहिए मैम, नॉन एरोमेटिक तो सबसे सिंपल है, नॉन मतलब नॉन, तो अगर नॉन एरोमेटिक है तो कार्बन एटम भी कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा। नॉन को नॉन से याद रखो, नॉन एरोमेटिक है तो कार्बन एटम भी हमारा नॉन प्लेनर हो जाएगा, दैट इज कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज। अगर आपका कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज है तब वो होगा नॉन प्लेनर। अब मान लो किसी बच्चे ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ रखा है, उसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता, तब बेटा उसके लिए फिर ये चीजें भी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, उसको ये चीजें समझ में भी नहीं आएंगी। तो यू मस्ट नो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक का था। एंटी एरोमेटिक कैसे निकालेंगे, कंपाउंड इसके लिए भी साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड इसके लिए भी प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड ही होना चाहिए। बस फर्क इतना सा होता है कि जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करेंगे, ये फॉलो करते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात समझो ध्यान से, अगर किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होना है, समझना ध्यान से, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहता है तो उसको एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक भी होना चाहता है तो उसको एंटी एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। ये मैं लिख देती हूँ, लिखा हुआ है मैंने, फॉर अ कंपाउंड टू बी एन एरोमेटिक कंपाउंड इट मस्ट फुलफिल ऑल द रिक्वायर्ड कंडीशन। इफ एनी वन कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, if any one condition is not applied, if any one condition is not applied, अगर कोई भी एक कंडीशन अप्लाइड नहीं है, then compound will not be aromatic, या compound will not consider as an aromatic।
कंपाउंड को क्या कंसीडर नहीं किया जाएगा? कंपाउंड को कोई भी एरोमेटिक सिस्टम कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो। और ये टेबल आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी टेबल ऐसा समझो, जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन की टेबल बताई थी एक वो, और ये जो मैंने टेबल, जितनी भी मैं टेबल्स बना रही हूँ क्लास में, उन सारी टेबल्स का शॉर्ट नोट्स बना लेना, अपने दीवार पे चिपका लेना, कुछ भी करना, लेकिन अपने दिमाग में बिठा लेना, कैसे भी बिठाओ पर बिठाओ। ये सारे टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहने वाला है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहने वाला है, कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल रहने वाली है, कौन सी फॉर्म कम स्टेबल रहने वाली है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स, सबसे ज्यादा होंगे स्टेबल आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक के बाद स्टेबिलिटी होगी नॉन एरोमेटिक की। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होता है? सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक्स। जो भी आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो कैसे होने वाले हैं मैम? जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो सबसे कम स्टेबल होने वाले हैं। समझ आया? तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या मैम? एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। किसी को लिख सकते हैं एरोमेटिसिटी ब्रिंग्स मोर स्टेबिलिटी, aromaticity brings more stability, brings most stability in any compound, in any compound, whereas, देखो इस बार स्पेलिंग सही हो गई, गलत हो जाती लेकिन सही लिख दी मैंने, whereas anti aromaticity, whereas anti aromaticity is the least stable, is least stable condition of any molecule. तो क्या इतनी चीजें समझ में आई आपको? इज दैट क्लियर कि एरोमेटिसिटी क्या होगी मैम? एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी लेकर आ रही होगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैम एरोमेटिसिटी की वजह से सबसे ज्यादा कंपाउंड आपका स्टेबल हो जाएगा। जबकि अगर तो आप नॉन एरोमेटिसिटी की बात करोगे तो उसमें क्या होगा? नॉन एरोमेटिसिटी अपना बीच में रहेगा। लेकिन अगर एंटी एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा मैम? एंटी एरोमेटिसिटी जो है वो हमारे पास में क्या लेकर आएगी? एंटी एरोमेटिसिटी की वजह से अनस्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। कोई भी कंपाउंड कैसा हो जाएगा मैम? कोई भी कंपाउंड उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता जाएगा जितनी ज्यादा एंटी एरोमेटिसिटी आएगी। यहाँ पे लिख लो, एरोमेटिसिटी हकल्स रूल फॉलो करती है, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल। नॉन एरोमेटिक के लिए बस कार्बन एटम sp3 होना एक कंडीशन है। एंटी एरोमेटिक जो है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करती है। तो ये कंडीशंस याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। Again, this is a very important slide. Again, this is what ma'am? This is a very very important slide. सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा important slide है, इसका एक बार notes जरूर बना लेना। चलिए अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो थ्योरी तो हम सब ने पढ़ ली, थ्योरी तो हमने देख ली कि भाई कैसी कैसी थ्योरी होती है। अब उस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसा सवाल पूछा जाता है, अब हमें वो पढ़ना जरूरी है। जैसे कि लेट अस सपोज मान लो ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज दे दिया, बताओ क्या होगा ये। सिमिलरली अगर मैंने ये कंपाउंड लिया और इसमें पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बताओ क्या होगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर बेंजीन ले लिया, बताओ क्या होगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पायरोल, बता दो क्या होगा। थायोफीन क्या होगा, और यहाँ ले लेते हैं फ्यूरान। चलो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, आपको बताना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। कैसे बताओगे कि कौन सा कंपाउंड क्या है, कौन सा एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक? कैसे बताने वाले हैं भाई, कैसे बताएंगे मैम? सबसे पहले तो हम देखेंगे साइक्लिक है कि नहीं है,
और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पूरे जितने भी मैंने कंपाउंड्स दिए हैं ये सब कैसे कंपाउंड है मैम, आपने जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पर दिए हैं ये सारे के सारे साइक्लिक हैं हमारे पास में। कैसे हैं मैम, ऑल दीज कंपाउंड्स आर द साइक्लिक कंपाउंड। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि सारे के सारे कैसे हैं मैम, सारे के सारे साइक्लिक है। मान लो मैं पहले की बात करती हूँ, मान लो मैं अगर इसी की बात कर लूँ तो क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ जी मैम बिल्कुल साइक्लिक है। ठीक है, अब ये यहाँ पर बेटा एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि अगर एल्केन आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है जो कि नॉन प्लेनर होगा। अगर एल्कीन आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा जो कि प्लेनर है। और अगर आपके पास में एल्काइन आ जाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाएगा जो कि प्लेनर है। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैम हमें एक डबल बॉन्ड दिया है और इस डबल बॉन्ड का क्या मतलब है मैम, इस डबल बॉन्ड का सीधे सीधे मतलब है कि ये प्लेनर है, क्योंकि यह कार्बन एटम कैसा है मैम, यहाँ कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी ये कंपाउंड कैसा है मैम, ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है ये तो प्लेनर कंपाउंड है। साइक्लिक भी है भाई, प्लेनर भी है। प्लेनर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम अपना sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या कॉन्जुगेटेड है? क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है? देखिए मैम ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ डिलोकेलाइज होगा। यानी हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर है, कॉन्जुगेशन भी है। बचा क्या, हम देख लेते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देख लेते हैं। तो देखो एक पाई इलेक्ट्रॉन तो ये वाला है, एक बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है तो मैम 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, और नेगेटिव चार्ज में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो एक डबल बॉन्ड होगा तो वो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसका भी आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हो। तो इसी हिसाब से ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गया मैम, ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बेटा ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो तुम मुझे अब बता दो कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन किसकी है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक की कंडीशन है या एंटी एरोमेटिक की? 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन है, एरोमेटिक की कंडीशन है या एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है? देखते हैं मैम। ये रहा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर हम n की जगह पे 1 रख देंगे तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी मैम? अगर आप n की जगह 1 रख दोगे तो ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशन हो जाएगी। यानी ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसकी कंडीशन है? एंटी एरोमेटिक की। दैट मीन्स आपको ये जो कंपाउंड ये वाला जो दिया हुआ है वो कैसा सा हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। कैसा हो गया ये सिस्टम मैम? ये जो हमारे पास सिस्टम आ गया है ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो गया है। ठीक है जी, दिस इज एन एंटी एरोमेटिक सिस्टम। चलो फाइन, अब हम अगले कंपाउंड की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो भाई ये रहा हमारे पास कंपाउंड। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? बिल्कुल मैम साइक्लिक है ये कंपाउंड। अब देखिए साइक्लिक तो है लेकिन यहाँ पर हमें फिर से एल्कीन ही दे रखा है। देखो यहाँ भी एल्कीन दे रखा था, यहाँ भी एल्कीन दे रखा है। अब एल्कीन दे रखा है यानी क्या ये प्लेनर होगा? वहां पे साइड में देखो क्या लिखवाया हुआ है मैंने, उधर क्या लिखवाया, उधर एल्कीन होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी प्लेनर होगा। तो यहाँ पर क्या है मैम, ये वाला कंपाउंड भी हमारे पास में प्लेनर होने वाला है क्योंकि इसका कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड। देखो मैम ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे मूव ऑन कर जाएगा वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ, क्योंकि ये कैसा है मैम, ये तो वेकेंट ऑर्बिटल है। कैसा है? ये तो मैम वेकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या यहाँ पर डिलोकेलाइजेशन या कॉन्जुगेशन है? आप बोलोगे यस बिल्कुल है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक भी है बेटा, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। अब हमें क्या करना है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन चेक करना है। मैम यहाँ पॉजिटिव चार्ज है मतलब कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है बस। यहाँ 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन था, लेकिन पॉजिटिव में हम कुछ काउंट नहीं करते, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन। यहाँ केवल और केवल ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है मैम? सिंपली यहाँ केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन थी? 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन है मैम? 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक की कंडीशन है। तो बेटा देख लो ध्यान से, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन हो जाएगी मैम? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास में एरोमेटिक की कंडीशन हो गई। यानी ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया मैम? देखिए बहुत ध्यान से समझिए, सेम मॉलिक्यूल था, साइक्लोप्रोपीन लिया हमने। अगर साइक्लोप्रोपीन के ऊपर निगेटिव चार्ज लगा दिया तो ये बन गया एंटी एरोमेटिक। अगर साइक्लोप्रोपीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो ये बन गया एरोमेटिक। सिर्फ एक चार्ज ने, केवल एक चार्ज ने इस एंटी एरोमेटिक को एरोमेटिक कर दिया। इतनी बढ़िया होती है केमिस्ट्री, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटी है इसकी। भाई निगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दिया, कंडीशन बदल गई, सिस्टम बदल गया, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। ओके अब बताओ इसमें क्या ये साइक्लिक है? यस मैम, देखने से ही लग रहा है साइक्लिक है। और यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है? हर एक कार्बन कार्बन के बीच में मैम आपका
डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड पाया जा रहा है यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, सिंपल सी बात है, ये प्लेनर होने वाला है, प्लेनर होने वाला है, विच मीन्स कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने वाला है। क्या कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है इसमें, देखते हैं भाई, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, हाँ बिल्कुल कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है, यानी कि क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, हाँ है, तो हम लिख देंगे कि यस, ये सिस्टम कैसा सिस्टम है मैम, यहाँ कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये है पाई इलेक्ट्रॉन, काउंट कर लो, 2 2 4 और 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए मैम, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है मैम, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन थी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन है मैम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक की कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या हो गया मैम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज अ कंडीशन ऑफ एरोमेटिक। तो ये बेंजीन सिस्टम भी कैसा हो गया मैम, ये जो आपकी बेंजीन रिंग है ये भी एरोमेटिक होने वाली है। क्या होने वाली है मैम, ये जो बेंजीन रिंग है ये भी हमारी एरोमेटिक होने वाली है। अब इन कंपाउंड्स में देख लो यार, ये भी कंपाउंड्स बहुत ईजी हैं, ये कंपाउंड्स भी बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले तो क्या ये साइक्लिक है मैम, ये तीनों के तीनों साइक्लिक हैं हमारे पास, ठीक है। क्या ये प्लेनर है मैम, तीनों के तीनों में एल्कीन पाई जा रही है, प्लेनर है। हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए मैम, अब सबसे पहले तो अगर आपके पास में एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो वो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, ध्यान रखना। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करोगे। अगर आपके पास में एक लोन पेयर आ जाता है तो उसका भी आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करके चलोगे। पॉजिटिव चार्ज का बस नहीं करना है, बाकी सब में 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। निगेटिव चार्ज आए, लोन पेयर आए, बॉन्ड पेयर आए, सब में 2 पाई इलेक्ट्रॉन तुम्हें काउंट करना है। तो देखो लोन पेयर आ रहा है तो 2 2 4 और 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 और 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 और 5 6 क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या हो गए मैम, ये सारे हमारे पास एरोमेटिक। सारे कैसे हो जाएंगे मैम, ये सारे के सारे एरोमेटिक हो जाने वाले हैं। कैसे हो जाने वाले हैं, एरोमेटिक। लेकिन इन सभी में से जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ही बेकार सी एरोमेटिसिटी लाता है। यहाँ पर इसके केस में लिख देना कि वर्स्ट एरोमेटिसिटी। ये कैसी एरोमेटिसिटी लाएगा बेटा, ये बहुत ही बेकार सी एरोमेटिसिटी लाता है। कंपैरिजन में अगर आप पायरोल यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल, अच्छा नाम भी लिख देती हूँ, इसका नाम होता है, अगर आपको पढ़ना हो तो इसका नाम होता है पायरोल, इसका नाम होता है थायोफीन और इसका नाम होता है फ्यूरान। अगर आपके पास में पायरोल, थायोफिन, फ्यूरान तीनों पूछ लिया गया कि बताओ सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन होगा, देख लोगे कौन होगा सबसे ज्यादा एरोमेटिक। लेकिन सबसे कम मैं बता दे रही हूँ, सबसे कम एरोमेटिक आपके पास होने वाला है फ्यूरान, यानी जिसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही बेकार, बहुत ही टुच्ची सी एरोमेटिसिटी लेकर आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होता है। इन सभी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन एरोमेटिसिटी लेकर आता है बेटा वो बहुत बेकार एरोमेटिसिटी होती है। यानी एरोमेटिक तो हालांकि तीनों के तीनों ही है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन वाला कंपाउंड दैट इज फ्यूरान सबसे वर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड होगा मैम, ये सबसे ज्यादा हमारे पास में वर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड हो जाने वाला है। क्या इतनी चीजें समझ में आई, क्या इतनी चीजें समझ में आई? इतनी चीजों में किसी को भी कोई भी डाउट अगर है तो बताइएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट अगर होगा तो इतनी चीजों में बता देना, जितना भी आज हमने कवर किया। चलो एक बार जरा हम रिकैप ले लेते हैं कि हमने करा क्या क्या है। मैम सबसे पहले तो आपने हमें सिस्टम्स के बारे में बताया, जो कि हमारे पास दो टाइप के सिस्टम्स थे, एक बेंजेनोइड सिस्टम और एक नॉन बेंजेनोइड सिस्टम। अच्छा बेंजेनोइड सिस्टम क्या होता है, अगर किसी एरोमेटिक में कंपाउंड में बेंजीन रिंग आ रही है तो वो बेंजेनोइड सिस्टम है। अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड में कोई भी बेंजीन रिंग नहीं आ रही है तो वो कैसा हो जाएगा मैम, वो नॉन बेंजेनोइड सिस्टम हो जाएगा। फिर हमने अरीन्स के बारे में डिस्कशन किया। अरीन्स मिक्स्ड एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर अल्काइल, अराइल, अल्केनाइल ग्रुप्स जुड़े होंगे तो ये अरीन्स बन जाते हैं। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन करें तो अल्काइल बेंजीन, जैसे बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप हमने जोड़ रखा है। एल्कीनाइल बेंजीन मतलब क्या, बेंजीन के ऊपर हमने कोई एल्कीन जोड़ रखा है तो वो एल्कीनाइल बेंजीन हो जाती है। सिमिलरली बेटा हमारे पास ये तो हमारा बैच का था, उसके बाद में हमने एरोमेटिसिटी स्टार्ट करी है और ये एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरोमेटिसिटी में सबसे पहले हमने बताई क्या होता है एरोमेटिक, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और फिर उसकी कंडीशन। ये कंडीशन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर इसका प्रिंट करवा लो या तो नोट डाउन कर लो। कंडीशंस आपको याद ही रहनी चाहिए हर किसी की भी। देन ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, सबसे स्टेबल रहेगा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, सबसे लास्ट में कौन रहेगा, एंटी एरोमेटिक रहेगा। उसके बाद में
हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको रीज़न लिख के आना पड़ेगा कि कौन कैसा है और आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैंने बहुत डिटेल में आपको कवर अप। तो अगले क्लास में हम हकल्स रूल पे शॉर्ट नोट्स देख लेंगे, एरोमेटिसिटी पे बेस्ड कुछ-कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार घर पे रिविजन ज़रूर कर लेना। कोई डाउट आता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। स्टे ट्यून्ड विद एसआरबीएससी क्लासेस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।